जर्मनी की 8 मई 1945 को हार के बाद अमेरिका एक बेहद मुश्किल स्थिति में था। जापान का साम्राज्य लगातार कमजोर हो रहा था, लेकिन फिर भी वह आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। अमेरिका के सामने दो रास्ते थे। पहला, 20 लाख से ज्यादा सैनिकों को भेजकर जापान के मुख्य द्वीपों पर हमला करना। इससे लगभग 10 लाख सैनिकों के हताहत होने का खतरा था और युद्ध करीब 2 साल और लंबा चल सकता था। दूसरा रास्ता था इंसान द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे विनाशकारी और सबसे उन्नत हथियार इस्तेमाल करना। अमेरिका ने दूसरा विकल्प चुना। 6 अगस्त 1945 को एनोला गे नाम का विमान उत्तरी मारियाना द्वीपों से उड़ान भरा। उसके अंदर 15 किलोटन क्षमता वाला परमाणु बम रखा था, जिसमें 145 पाउंड से अधिक रेडियोधर्मी यूरेनियम भरा हुआ था। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। करीब 6 घंटे बाद 31,000 फीट की ऊंचाई से इस परमाणु बम को जापान के शहर हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आखिर लिटिल बॉय परमाणु बम काम कैसे करता था? दुनिया के पहले परमाणु बम के कौन कौन से हिस्से थे? विस्फोट के समय इसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती थीं? हिरोशिमा को ही क्यों चुना गया? धमाके का दायरा कितना बड़ा था? शहर का कितना हिस्सा तबाह हुआ? और सबसे अहम सवाल, इस हमले में कितने जापानी लोगों की जान गई? हिरोशिमा को चुनने के पीछे कुछ खास कारण थे। पहला, लक्ष्य ऐसा शहर होना चाहिए था जिसका आकार कम से कम 4.8 किलोमीटर या 3 मील चौड़ा हो और जो सैन्य या औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। दूसरा, शहर ऐसा होना चाहिए था जहां विस्फोट की लहर अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सके। तीसरा, उस शहर पर अगस्त 1945 तक बड़े हवाई हमले नहीं हुए हों ताकि परमाणु बम के प्रभाव का सही आकलन किया जा सके। अमेरिकी युद्ध योजनाकारों ने जापान के 5 शहरों पर विचार किया। कोकुरा, जहां जापान का एक बड़ा हथियार निर्माण केंद्र था। हिरोशिमा, जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, औद्योगिक केंद्र और बड़े सैन्य मुख्यालय का स्थान था। योकोहामा, जहां विमान, मशीन टूल्स, बंदरगाह सुविधाएं, विद्युत उपकरण और तेल रिफाइनरियां मौजूद थीं। निगाता, जो इस्पात और एल्यूमिनियम उद्योगों वाला एक प्रमुख बंदरगाह था। और क्योटो, जो जापान का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र था। इन सभी शहरों पर उस समय तक रात में होने वाली भारी बमबारी का असर बहुत कम पड़ा था। अमेरिकी वायुसेना ने इन शहरों पर पहले बड़े हमले नहीं किए ताकि परमाणु बम से होने वाले नुकसान का सही आकलन किया जा सके। आखिरकार हिरोशिमा को चुना गया। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, यह एक महत्वपूर्ण सैन्य गोदाम और सैनिकों के आने जाने का बड़ा केंद्र था, जो एक बड़े औद्योगिक शहर के बीच स्थित था। दूसरा, यह रडार पर आसानी से दिखाई देता था और इसका आकार ऐसा था कि शहर का बड़ा हिस्सा विस्फोट से प्रभावित हो सकता था। इसके अलावा शहर के चारों ओर मौजूद पहाड़ियां धमाके की ताकत को और बढ़ा सकती थीं, जिससे नुकसान अधिक होता। अब समझते हैं कि लिटिल बॉय परमाणु बम कैसे काम करता था। बम के पीछे की तरफ धातु के पंख लगे थे, जो हवा में गिरते समय उसे संतुलित रखते थे। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रिक प्राइमर लगे थे। इनका काम पारंपरिक विस्फोटक को सक्रिय करना था, जिससे बम का एक हिस्सा तेज गति से आगे की ओर धकेला जाता था। इसके आगे टंगस्टन कार्बाइड की एक डिस्क लगी थी। बम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था यूरेनियम 235। इसमें खोखले यूरेनियम रिंग लगे थे, जो आगे मौजूद यूरेनियम रिंगों के साथ मिलकर काम करते थे। पीछे वाले यूरेनियम रिंगों का वजन लगभग 89 पाउंड था, जबकि आगे वाले रिंगों का वजन लगभग 56 पाउंड था। पूरे बम में मिलाकर लगभग 145 पाउंड अत्यधिक रेडियोधर्मी यूरेनियम मौजूद था। इन सभी हिस्सों को लगभग 6.5 इंच चौड़ी स्टील की बैरल के अंदर लगाया गया था। बम के सबसे आगे एक मजबूत धातु का हिस्सा लगा था, जो टक्कर के झटके को सहने के लिए बनाया गया था। इसके ठीक ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का एक प्लग था, जिसके अंदर 4 विशेष इनिशिएटर लगाए गए थे। ये विशेष इनिशिएटर इस बात को सुनिश्चित करते थे कि सही समय आने पर परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो सके। बम की बाहरी सतह पर बैरोमेट्रिक सेंसर लगे थे। इनका काम विस्फोट के लिए सही ऊंचाई का पता लगाना था। जब बम तय ऊंचाई पर पहुंचता तो यह सेंसर रडार अल्टीमीटर को सक्रिय कर देते थे। इसके बाद बम विस्फोट के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता था। अब जानते हैं कि यह बम कैसे काम करता था। आसान चरणों में। पहला चरण, बम को विमान से गिराने से पहले उसके तीनों आर्मिंग प्लग एक एक करके निकाल दिए जाते थे। दूसरा चरण, विमान के बम रखने वाले दरवाजे खुलते और बम गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगता। जैसे ही बम छोड़ा जाता, उसके अंदर लगी 24 वोल्ट की बैटरी टाइमर चालू कर देती। लगभग 15 सेकंड बाद बम विमान से करीब 3600 फीट दूर पहुंच जाता। तीसरा चरण, बम के आगे लगे कई रडार अल्टीमीटर सक्रिय हो जाते। बैरोमेट्रिक सिस्टम इसलिए जोड़ा गया था ताकि बाहर से आने वाले किसी रडार सिग्नल की वजह से बम समय से पहले न फट जाए।
इसके बाद बैरोमीटर लगभग 580 मीटर यानी 1900 फीट की तय ऊंचाई का पता लगाता, क्योंकि लिटिल बॉय को जमीन से ऊपर हवा में फटने के लिए बनाया गया था। चौथा चरण, सही ऊंचाई की पुष्टि करने के लिए बम में कई रडार अल्टीमीटर लगाए गए थे। ये उपकरण रेडियो तरंगें जमीन की ओर भेजते थे। तरंगों के वापस लौटने में जितना समय लगता, उसी के आधार पर बम अपनी ऊंचाई मापता था। इससे यह सुनिश्चित होता कि विस्फोट बिल्कुल तय ऊंचाई पर हो। जैसे ही बम ने सही ऊंचाई का पता लगाया, फायरिंग स्विच सक्रिय हो गया। पांचवा चरण, फायरिंग स्विच ने बम के अंदर लगे 3 नेवी गन प्राइमर को चालू कर दिया। छठा चरण, इन प्राइमरों ने विस्फोटक चार्ज में आग लगा दी। इसमें 4 पाउडर बैग थे और हर बैग में लगभग 2 पाउंड कॉर्डाइट भरा हुआ था। सातवां चरण, इस विस्फोट की ताकत से यूरेनियम प्रोजेक्टाइल लगभग 300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ा। आठवां चरण, टंगस्टन कार्बाइड पर लगे विशेष इनिशिएटर सक्रिय हुए और परमाणु अभिक्रिया शुरू हो गई। नौवां चरण, यहीं पर नाभिकीय विखंडन हुआ और एक भीषण परमाणु विस्फोट हुआ। करीब 15 किलोटन क्षमता वाला लिटिल बॉय परमाणु बम हिरोशिमा के ऊपर हवा में फटा और इसके परिणाम बेहद विनाशकारी थे। विस्फोट के साथ ही एक बेहद गर्म और चमकदार आग का गोला बना, जो फैलकर लगभग 200 मीटर के दायरे तक पहुंच गया। उसके रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज पल भर में नष्ट हो गई। धमाके के सबसे पास मौजूद लोग तुरंत मारे गए। लगभग 340 मीटर के दायरे में लगभग सभी इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं और कुछ ही सेकंड में लगभग 16,000 जापानी नागरिकों की जान चली गई। इसके तुरंत बाद कई शक्तिशाली विस्फोट तरंगें चारों ओर तेजी से फैलने लगीं। विस्फोट के आसपास लगभग 1.2 किलोमीटर तक का इलाका बेहद खतरनाक रेडिएशन की चपेट में आ गया। इस क्षेत्र में मौजूद लोगों को लगभग 500 रेम आयनकारी विकिरण की खुराक मिली, जो अधिकांश मामलों में लगभग 1 महीने के भीतर जानलेवा साबित हो सकती थी। जो लोग बच गए, उनमें से लगभग 15% लोगों की बाद में रेडिएशन के कारण कैंसर से मृत्यु हुई। लगभग 1.7 किलोमीटर के दायरे में धमाके की शॉकवेव का दबाव लगभग 5 psi था। इसे मध्यम क्षति क्षेत्र माना जाता है। इस इलाके में ज्यादातर घर पूरी तरह ढह गए। लगभग हर व्यक्ति घायल हुआ और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इसी क्षेत्र में घरों और दुकानों में आग लग गई, जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैलती चली गई। लगभग 1.9 किलोमीटर के दायरे में विस्फोट की भीषण गर्मी ने भारी मात्रा में ऊष्मीय विकिरण फैलाया। इससे लोगों को तीसरी डिग्री के जलने जैसी गंभीर चोटें आईं और कई लोगों के कपड़ों में तुरंत आग लग गई। तीसरी डिग्री के जलने में त्वचा की सभी परतें नष्ट हो जाती हैं, नसें भी जल जाती हैं, इसलिए कई बार दर्द महसूस नहीं होता। इस वजह से बहुत से लोग हमेशा के लिए गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि कई मामलों में हाथ या पैर काटने तक की नौबत आ गई। धमाके के केंद्र से लगभग 340 मीटर से 2 किलोमीटर के बीच रहने वाले लगभग आधे लोगों की मौत मलबे, आग, धुएं, इमारतों के गिरने और रेडिएशन से हुई। करीब 60 सेकंड के भीतर इस क्षेत्र में लगभग 67,000 और जापानी लोगों की जान चली गई। लगभग 4.8 किलोमीटर तक का इलाका हल्के नुकसान वाले क्षेत्र में आता था। यहाँ भी धमाके की लहर इतनी शक्तिशाली थी कि कई इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। कुछ जगहों पर 10 मील दूर तक भी कांच टूटने की घटनाएं दर्ज की गईं। हिरोशिमा में नुकसान हर जगह एक जैसा नहीं था, क्योंकि धमाके की तरंगें इमारतों, जमीन और वातावरण से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल रही थीं। जब राहत और बचाव दल शहर के अंदर पहुंचे, तब तक कई इमारतों की खिड़कियां, दरवाजे, छतें और कमजोर ढांचे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। जैसे जैसे लोग ग्राउंड जीरो की ओर बढ़ते गए, सड़कों पर मलबा और टूटे हुए सामान की मात्रा लगातार बढ़ती गई। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर ही रुक गई थीं या आपस में टकरा गई थीं। इससे राहत और बचाव वाहनों का आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया। इन हालातों के कारण धमाके के लगभग 60 सेकंड के भीतर मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 97,000 तक पहुंच गई। इसके अलावा लगभग 1,55,000 लोग घायल हुए। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि हजारों लोग मलबे, आग और रेडिएशन के कारण लंबे समय तक पीड़ित रहे। हिरोशिमा पर हुआ यह परमाणु हमला मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक माना जाता है।